केही दिन अगाडि मात्र सम्पन्न भएको अनि नेपाली साहित्य जगतबाट मनोज बोगटीलाई कर्नाटकको दावणगेरेको लिट फेस्टमा उहाँलाई निमन्त्रणा भएको थियो अनि सोही निमन्त्रणालाई उनले स्वीकार गर्दै उनी दोस्रो चोटि आएको भन्ने कुरोहरू पनि राखिराख्नु भएको थियो। सुरुमै उनले एउटा छोटो गीत गाएर मानिसहरूलाई मन्त्रमुग्ध पनि पारे भने त्यसको साथसाथमै उनले आफ्नो परिचय दिने क्रममा उनले आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूलाई मात्र दर्शाएनन्, तर सम्पूर्ण आज गोर्खे जातिहरूको अवस्था अथवा पहिचान भारत देशमा कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि सरल सहज ढङ्गमा अनि प्रत्येकको हृदयको अन्तस्करणसम्म पुग्ने हिसाबमा उनले बाँडेका थिए र त्यसको साथसाथमा उनले अति नै मिठा मिठा छोटा छोटा कविताहरू सुनाएर दर्शकहरूको अनि त्यस साहित्य क्षेत्रभित्र आउनुभएका विभिन्न भाषाहरूबाट आउनुभएका आज जति पनि कवि कवयित्रीहरू थिए, वरिष्ठ साहित्यकारहरू थिए, उनीहरूको माझमा उनले उम्दा उम्दा मिठा मिठा कविताहरू सुनाएर पनि सम्पूर्ण त्यस कार्यक्रमको रौनक बढाएको थियो अनि सबैबाट उनले वाहवाही लुटेका थिए। उनले कर्नाटक राज्यमा गएर नेपाली भाषीको प्रतिनिधित्व गर्दै कुन कुन कुराहरू राखेका थिए अनि उनले आफ्नो सम्बोधनमा आफ्नो परिचय दिने क्रममा के भने उक्त कुरोको भिडियो म तपाईँहरू माझमा सार्वजनिक गर्न लागिरहेको छु। लौ त स्वीकार्नुहोस् मनोज बोगटीका कुराहरू। तो मैं पश्चिम बंगाल के एक पार्वतीय जनपद दार्जिलिंग का निवासी एक नेपाली भाषी कवि हूँ। अक्सर लोग मुझे नेपाली कवि कहते ही ये समझ बैठते हैं कि मैं नेपाल देश का कवि हूँ, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। मैं एक गोरखा हूँ। मेरी भाषा नेपाली भाषा मेरी मातृभाषा है। गोरखा शब्द सुनते ही कुछ लोग के मन में यह धारणा बन जाती है कि मैं शायद एक दरबान हूं, परंतु यह भी सत्य नहीं है। मैं न तो नेपाल का नागरिक हूं, नहीं दरबान। मैं भारत में रहने वाले विभिन्न भाषा भाषी समुदाय में से एक नेपाली भाषा बोलने वाला गोरखा हूं। गोरखाओं को विशेषकर योद्धा के रूप में पहचान मिली है। यह पहचान अंग्रेजों और हमारी मुख्य धारा की सोच की देन है। उन्होंने हमें बहादुर कहकर बंदूक की जगह खुकुरी से लड़ने वाला बताकर युद्ध में झोंका। हमारे पूर्वज सीधे साधे थे, इसीलिए जो आदेश मिलता था उसका पालन करते थे। इसीलिए फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिसे सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक बार कहा था, फेमस उसका वो लाइन भी है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो या तो वह झूठ बोलता है या फिर वह एक गोरखा है। परंतु मैं आपको यह बता दूं कि गोरखाओं को भी डर लगता है। ठीक वैसे कि जैसे कि आप लोगों को लगता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कुछ कंस्पिरेसी है। गोरखाओं ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राचीन काल से ही अपनी बहादुरी, अपना खून, अपना योगदान दिया है। किंतु विडंबना यह है कि उसी देश में गोरखाओं की कोई पहचान नहीं है। हमारी मुख्य धारा में गोरखाओं के लिए अभी तक कोई स्थान नहीं है। लगभग 1.5 करोड़ गोरखा इस देश में रहते हैं, परंतु उनकी पहचान क्या है ये किसी को नहीं मालूम। हमारे देश की संघीय प्रणाली जो है ने कभी गोरखाओं को संबोधित नहीं किया आज तक। हमारे पड़ोसी देश नेपाल को हम विदेश मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि पश्चिम बंगाल के नागरिक बांग्लादेश को विदेश मानते हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही बांग्ला भाषा बोली जाती है, परंतु पश्चिम बंगाल के नागरिक बांग्लादेशी नहीं है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में हम नेपाली भाषा बोलते हैं और नेपाल में भी नेपाली भाषा बोली जाती है, परंतु हम नेपाल के नागरिक नहीं है। ये मुख्य धारा की लोग समझना चाहिए।
इसको, इसीलिए मैंने ये जिक्र किया। इसलिए इस संघीय देश में हमारी गोरखाओं को भी एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हमने 1980 से गोरखालैंड अलग राज्य की मांग करते आ रहे हैं, परंतु आज तक हमें इससे न्याय नहीं मिला। यही कारण है कि नेपाली साहित्य की मूल आवाज पहचान के प्रश्न से जुड़ी हुई है। 1815 से हमें 1815 से पहले हम नेपाल के ही नागरिक थे, परंतु ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल से बहुत बड़ा भूभाग छीन लिया। इतिहास के अनुसार शिमला जैसा, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून, सिक्किम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और बिहार के कुछ भूभाग, तब से हम भारत में हैं। देश स्वतंत्र होने के बाद सभी भूभाग को संविधान में स्थान मिला, परंतु हमें पश्चिम बंगाल में एब्जर्व एरिया एक्ट 1954 के तहत रखा। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और समाज का बंगाली मूल से कोई मेल नहीं। पहले हमारे शासक अंग्रेज थे। किसी भी प्रशासनिक निकाय में हमारे लोगों को स्थान नहीं दिया जाता। डीएम बंगाल से आते हैं, एसपी, डॉक्टर, बड़े अस्पताल में जितने भी बड़े लोग होते हैं सब बंगाल से आते हैं। लेकिन हम अपने ही लोगों से शासित होना चाहते हैं, लेकिन सरकार ये बात नहीं मानती। ऐसी स्थिति में हमारी साहित्य, भाषाई हेजेमनी, सांस्कृतिक हेजेमनी, राजनीतिक हेजेमनी और प्रशासनिक हेजेमनी से उत्पन्न मनोविज्ञान का व्यक्त करता है। जब आपकी भाषा हास्य पर होता है तो वह शालीन नहीं बल्कि आक्रोशित होती है। जब आपका समाज हास्य पर होता है तो वह शालीन नहीं बल्कि आंदोलित होता है। साहित्य अकादमी जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जिसमें नेपाली भाषा भी है, परंतु साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों के अतिरिक्त नेपाली भाषा के साहित्य को हास्य पर ही रखा। देश के साहित्यिक विमर्शों में से नेपाली साहित्य को दरकिनार कर दिया गया। देश में कुछ भाषाओं को वर्चस्व है, आपको मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, परंतु आप समझ जाएंगे। इस देश में किसी भाषा का हास्य पर होना उस भाषा को बोलने वाले समाज का हास्य पर होना है। जब आप हास्य पर होते हैं तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। इसलिए हर भाषा को समान मान्यता मिलनी चाहिए। केवल एक भाषा एक देश के लिए खतरा है, क्योंकि वह विविधता को नष्ट कर देती है। मैं आयोजकों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे यह नेपाली भाषा कवि के रूप में अपनी बात रखने का अवसर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश मैं अपनी भाषा में आपको अपनी बात नहीं समझा सकता। इसीलिए मैं यहाँ हिंदी भाषा को उपयोग एक उपकरण की तहत टूल्स के रूप में कर रहा हूँ। कृपया इसे अन्यथा न ले। मेरा मानना है कि जब आप हास्य पर होते हैं तभी आपके साहित्य में आपकी मूल आवाज मुखर होती है। जब सब कुछ आसन होता है तो साहित्य भी फीका होता है। इसीलिए साहित्य का काम आपकी पीड़ा को सामने लाना है। बस काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं आज इतना ही बताना चाहता हूँ।